नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल पर लाइव हैं, आप सभी को पटना की धरती से मैं अमरजीत कुमार नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को दिल से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह के साथ मैं क्लास की करता हूं शुरुआत। मेरे साथियों, आज का पहला सवाल है नंबर सिस्टम की रिमाइंडर थ्योरम से। किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। यदि भागफल को 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। यदि संख्या को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये सक्सेसिव रिमाइंडर से क्वेश्चन है। और आइए सक्सेसिव रिमाइंडर से फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। एक नंबर को भाग दिया, जो भागफल आया फिर उसमें भाग दिया। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई नंबर रहा है जिसमें पहले 3 से भाग दिया है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 3 से भाग देने पर जितनी बार में लगा होगा यानी कोसेंट, उसमें हमें कहा 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो मेरे दोस्त, अब सवाल यहाँ ये है कि 2 से जब भाग दिए तो कितनी बार में लगा, नहीं पता। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम भागफल लिखते हैं, कोसेंट लिखते हैं। ध्यान देना, 3 से भाग दिए, जितनी बार में लगा उस भागफल में 2 से भाग दिए फिर जितनी बार में लगा, मतलब यहाँ भागफल लिखना है और यहाँ रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, याद रखना, जब अंतिम भागफल मालूम ना रहे, कोसेंट मालूम ना रहे, तो अंतिम कोसेंट को 1 मान लेना। ठीक है मेरे दोस्त। अब आप बताओ, 2 से भाग दिए 1 बार में लगा, 1 रिमाइंडर। 2 से भाग दिए 1 बार में लगा और 1 रिमाइंडर। इसका मतलब यहाँ नंबर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अब आप सोच लीजिए कि मेरे दोस्त यहाँ क्या नंबर रहा होगा जिसमें 3 से भाग दिए 3 बार में लगा 1 रिमाइंडर। 3 से भाग दिए 3 बार में लगा 1 रिमाइंडर, इसका मतलब यहाँ नंबर रहा होगा 10। ठीक है, अब हमें कह रहा है उसी 10 में 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर 10 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, 1 नंबर सवाल था आज का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, कह रहा 2497 में वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी हम जोड़ दें ताकि जो योगफल हो वो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो सकता है वो इनके एलसीएम 60 से भी विभाजित होगा, यानी 60 से भी डिविजिबल होगा। तो मेरे दोस्त, सबसे अलग अलग भाग देने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप 60 से ही डिवाइड करिए। अब 60 से आप डिवाइड करने जाएंगे तो 60 से 4 बार में 240 हो जाएगा। यहाँ से 9 और 7, 60 एकम 60, यहाँ से 37 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यही हमारा रिमाइंडर हो गया। हमें क्या बोला है, इसमें हम क्या जोड़ें कि 60 से कट जाए। तो मेरे दोस्त जानते हो, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि 60 से कट जाए। सबसे पहली बात, 60 से डिविजिबल होने वाली जो सबसे छोटी नंबर होगा वो 60 खुद ही होगा, है ना। तो मेरे दोस्त 60 से भाग लगने के लिए नंबर को कम से कम 60 होना जरूरी है। तो यहाँ कम से कम 60 होगा तभी तो 60 से कटेगा। तो कम से कम 60, मतलब इसमें क्या जोड़ दें कि डिविज़र कितना बन जाए, 60 कितना बन जाए। तो आप 60 में 37 को हटा दीजिए, 23 नजर आएगा। यानी यही वो 23 है जिसे हम इसमें ऐड करेंगे तो 60 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना हो गया, सी नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो मेरे दोस्त, 3 नंबर सवाल क्या है, कह रहा 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए, 5 रुपए 25 पैसे और 6 रुपए 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे हैं। एक संतरे का अधिकतम प्राइस क्या हो सकता है। अब देखो मेरे दोस्त, कह रहा क्या, 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए वाले, इतना रुपए वाले और इतना रुपए वाले क्या किया है, कुछ संतरे खरीदा है। एक व्यक्ति 3 रुपया वाला संतरा खरीदा, दूसरा व्यक्ति
₹5.25 वाला और तीसरा व्यक्ति 6.75 यानी ₹6.75 वाला क्या खरीदा है? संतरा। अगर हम उसको पैसे में चेंज कर दें तो ये मेरा 300 हो जाएगा, ये मेरा 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा और ये मेरा 675 हो जाएगा। आपको पता है मेरे दोस्त, हमने सबको क्या किया है? पैसे में कन्वर्ट कर दिया। इन सबको मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि 3 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति 3 रुपए का कुछ संतरा खरीदा, दूसरा व्यक्ति इतने का कुछ संतरा खरीदा और तीसरा इतने का कुछ संतरा खरीदा। संतरा का मैक्सिमम प्राइस क्या होगा? तो संतरा का जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो मेरे दोस्त इन तीनों का HCF होगा। अब जानते हो, जब आप HCF लेने जाओगे वो बड़ी सी बड़ी नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो HCF जब भी लेने जाते हैं तो किन्हीं दो का डिफरेंस लेते हैं। खास तौर पर डिफरेंस उन्हीं का लेते हैं जो बेहद नज़दीक होता है। आज देखिए, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेने चले जाएं तो क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त ये 75 और 75, 150, ये हमारे पास, ध्यान दो, 150 पैसे। लेकिन जानते हो HCF किसको बोलते हैं? दी गई नंबर में किन्हीं दो का डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर। 185 HCF इन तीनों का तब होता जब 150 से तीनों कटता। कट तो नहीं रहा है, तो अब इसको आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 75। तो देखिए 75 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी HCF हो जाएगा 75 पैसे। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि एक संतरे का जो अधिकतम प्राइस होगा वो 75 पैसे होगा। तभी जाकर 3 रुपए में हम कुछ संतरे यानी संतरे की संख्या इंटीजर में, तभी जाकर हम 5.25 रुपये यानी 525 पैसे में कुछ संतरे खरीदे होंगे इंटीजर में। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि संतरा का ऐसा प्राइस, एक संतरा का वो प्राइस मत बता दीजिएगा ताकि उतने रुपए में जो संतरा मैं खरीदूं वो पूरी पूरी संख्या में ना आए। पूरी पूरी संख्या में आना चाहिए, क्योंकि पहला व्यक्ति 3 रुपए में कुछ संतरा खरीदा तो जितना भी संतरा खरीदा होगा संख्या इंटीजर में होगा। दूसरा ने 525 पैसे में कुछ संतरा खरीदा, वो संतरा भी इंटीजर में होगा। और तीसरा ने 6.75 यानी 675 पैसे में कुछ संतरे खरीदे हैं, तो वो भी संतरे की संख्या इंटीजर में होगी। तो मेरे दोस्त, संतरे की संख्या इंटीजर में तब होगी जब संतरे का जो प्राइस होगा वो इनको 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 तीनों को डिवाइड करने वाला होगा, और जो सबको डिवाइड करता है वो HCF ही तो होता है, इसलिए मैंने HCF लिया है। आज मेरे दोस्त कोई बैच नहीं हुआ था, आज मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए आज क्लास नहीं हो पाई है ना, और थोड़ी व्यस्तता भी थी, दोनों बात हमारे साथ था आज। आओ, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पद का योगफल 64 है और इसी श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योगफल 361 है, तो बताओ सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अब देखिए 8 पद का जो योगफल है वो 64 है। ये हो जाएगा n/2 2a और प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा 64। यहाँ से 2a और प्लस 7d हो जाएगा कितना? 16। इक्वेशन फर्स्ट। अब 2 का देखिए मेरे दोस्त, 19 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल हो जाएगा 361। 19/2 ये 2a और प्लस 18d और बराबर ये हो जाएगा 361। आप यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा 19। 2 कॉमन करके इसको काट देंगे, छोड़िए मत काटिए। 2a और प्लस 18d बराबर 38। आइए सॉल्व करिए, तो 2a और प्लस 18d और बराबर कितना? 38। अगर हम इसको घटाने चले जाएं तो कट जाएगा। माइनस का 11d बराबर माइनस का 22। यहाँ से d की वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो d की वैल्यू 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कॉमन डिफरेंस 2 रहा होगा। ठीक है, आ जाओ ध्यान दो। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या हो सकता है? देखिए कह रहा है x/y प्लस जेड बराबर a, y/z प्लस एक्स बराबर b और z/x प्लस वाई बराबर c। बताइए 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस b, 1/1 प्लस c का मान क्या होगा? मेरे दोस्त बहुत आसान है, आप इसको x,
अब ए बी सी का मान रख के काहे उतना उलझन बनाइएगा, इससे अच्छा है कि आप एक्स वाई जेड का मान कुछ मान लीजिए। मान लीजिए हम एक ही मान लिए। अगर एक्स वाई जेड का मान हम एक ही मान लिए हैं तो आप स्वयं सोच के देखिए ए का मान क्या होगा। अब यहाँ वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन रखेंगे तो 1/2 होगा। ए का मान 1/2 हुआ। उसी तरह से बी का मान भी 1/2 होगा, सी का मान भी 1/2 हो जाएगा। आइए बैठा दीजिए। तो देखिए 1/, ये हो जाएगा 1+1/2, 1/1+1/2 और 1/1+1/2। अब दो जाएगा ऊपर, 2/3, 2/3, 2/3 हो जाएगा 6/3। रिजल्ट कितना, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे कौन पागल हो गया जी, हैं बताओ तो। एकदम पागल टाइप का बात कर रहा है। सर की शादी फिक्स हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। कौन बोल दिया मेरा शादी फिक्स हो गया जी, हैं? बिना मतलब का कुछ भी बोल रहे हो, हैं? बताओ। ध्यान दो भाई, पढ़ने पर ध्यान दो। मास्टर के शादी के पीछे मत पड़ो, ध्यान दो। यदि 1 2 4 8 16 डॉट 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 2 की पावर n, हमें कह रहा बताओ सर इसका औसत मान क्या होगा, एवरेज क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले एवरेज बराबर क्या होता है, नम सम अपॉन नंबर, यानी योगफल और बटे संख्या। तो आज आपको पहले से जोड़ना होगा। देखिए ये एक का मतलब है 2 की पावर 0, ठीक है। आप एक को एक ही रहने दो ना। दो, चार का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4 और ये 2 की पावर n। पता है आपको ये 1 है, डबल हुआ, डबल हुआ, डबल हुआ, डबल हुआ, है ना। तो दुगुना होता जा रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 1। कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट यानी कि 2। और अब ध्यान दो, क्या सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ये हमारा हो गया 2। ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारा कॉमन रेशियो है, ठीक है। अब मेरे दोस्त हमें इसे जोड़ना है ना। तो ये जीपी है और जीपी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n-1 और बाई r-1। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने टर्म हैं। अब इसमें कितने टर्म हैं तो मेरे दोस्त देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर देखिए पावर 1 2 3 4 से लेकर n तक, पावर 1 से लेकर n तक गया है तो n टर्म तो हो ही गया। एक टर्म एक्स्ट्रा यहाँ भी है तो n+1 टर्म हो गया। यानी योगफल जो आप निकालेंगे n+1 टर्म का हो जाएगा। ए तो आपका 1 है, आर n के जगह r का मान कितना है, r का मान तो 2 है, n के जगह n+1 रखना होगा, -1 और बाय 2 -1। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है, 2 की पावर n+1 और -1, ये क्या हो गया, एस योगफल। योगफल आ गया 2 की पावर n+1 और -1। नीचे पता क्या है, पदों की संख्या। एवरेज बराबर क्या होता है, ऊपर योगफल नीचे नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n+1। तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n+1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अरे छोड़िए ना, वो ऑफलाइन में कौन लड़का क्या बोलता है। अब कोई बोल देगा कि कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया है। कोई बोल देगा आपसे कि कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया, तो तुम कौवा देखेगा कि अपना कान देखेगा पहले, हैं? कौवे को देखोगे। अजीब आदमी हो। हैं? ध्यान दो, श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष के बाद पिता श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। तो बताइए श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए पिताजी और श्याम, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में क्या कहा गया,
कह रहे कि श्याम की आयु पिताजी की आधी है। पिताजी को 2 मान लो, श्याम का आधा 1 हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि 20 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या हो गया? 20 साल के बाद श्याम की आयु पिताजी की, सॉरी, 20 साल के बाद पिताजी श्याम के 1.5 गुनी हो जाएंगे। श्याम को 2 मान लो, 2 का 1.5 गुनी ये 3 हो जाएंगे। अब आप स्वयं सोच के देखिए, प्रेजेंट से 20 साल बाद आए, 20 साल बाद, अगर प्रेजेंट से 20 साल बाद आए हैं तो 20 साल श्याम भी बढ़ेगा, 20 साल उसके पिताजी भी बढ़ेंगे, 20 साल पिताजी भी बढ़ेंगे, 20 साल श्याम भी बढ़ेगा। तो अगर 20 साल पिताजी भी बढ़ेंगे, 20 साल श्याम भी बढ़ेगा, बोलिए पहले पिताजी 2 थे, अब पिताजी 3 के हो गए तो 1 की वृद्धि हो गया। पहले श्याम 1 का था, अब 2 का है तो 1 की वृद्धि हो गया। और यही जो 1 की वृद्धि हुआ है ना, वो कितना बढ़ा है? तो मेरे दोस्त ये 20 साल बढ़ा है। क्या चाहिए हमें? चाहिए पिताजी की वर्तमान आयु। पिताजी की वर्तमान आयु 2 है, 1 का मान 20, तो 2 का मान क्या हो जाएगा? तो 2 का मान 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार परहुन, क्या तू मैडम का पिक सेंड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब शादी हुई नहीं है, तू अपना बच्चा का वो जो कमर में बांधते हैं ना ड्रक डोर, जिसको गांव में बोला जाता है, तू पहले ही खरीद के रख लिया, कपड़ा पहले ही खरीद के लेकर रख लिया। अजीब स्थिति है, कोई बात ही चीत नहीं हुई इस मैटर पे, तू मेरे शादी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? पागल उगल है क्या? आ भाई बढ़ो आगे। ध्यान दो। ये पता नहीं कैसे, ध्यान दो यहाँ पर, सही से समझो। लॉग 4 to the base 3, ठीक है, log 5 to the base 4, log 6 to the base 5, यहाँ देखना, log 7 to the base 6, log 8 to the base 7 और log 9 to the base 8। यही तो है, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, log a to the base b को पता है क्या लिख सकते हैं? log a और बाई में log b, log a और बाई में log b, ठीक है। अब इसको देखिए, log 4 to the base 3, ये हो जाएगा log 4 बाई log 3, ये हो जाएगा log 5, ये हो जाएगा log 4, log 6 और log 5, ये हमारे पास log 7 और ये log 6, अब log 8 और बाई में log 7, अब इसको देखो log 9 और बाई में log 8। अब यहां से अगर देखने चले जाएं, log 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 7 गया, 8 से 8 चला गया, ठीक है। ऊपर में रह गया log 9, log 9 को क्या लिख सकते हैं? log 3 का स्क्वायर, और बाई नीचे में log 3 तो है यहाँ वाला। अब देखिए आपको ये बात पता होगा, log m to the power n को n log m लिखते हैं, पावर गुना में आ जाता है, तो आप यहाँ भी गुना में लेके आएंगे, पावर 2 गुना में आएगा तो 2 log 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास log 3 हो जाएगा। आप देखो यहाँ से log 3 कैंसिल आउट हो गया, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, चलो ये मेरा 8 नंबर था। अब 9 नंबर पर आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कनस्तर में रखी घी में 60% शुद्ध घी है, 40% वनस्पति घी है। यदि इसमें 10 kg प्योर घी हम डाल दें तो पूरे मिक्सचर में 20% वनस्पति घी हो जाता है। तो बताओ घी की आरंभ में मात्रा कितनी थी? देखो भाई, एकदम ध्यान से देखना, प्योर घी और वनस्पति घी, यानी वेजिटेबल घी। शुरू में क्या था?
60% प्योर घी और 40% वनस्पति, तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। बाद में क्या हुआ, 10% प्योर घी, 10 kg प्योर घी आपने मिला दिया, तो वनस्पति घी वेजिटेबल घी की मात्रा कितनी रह गई, 20%। अगर ये 20% यदि 80% होगा तो 4:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि आपने हम मिलाया क्या, तो आपने मिलाया है प्योर घी, आपने वनस्पति घी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जब कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो मात्रा सेम होना चाहिए। अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 चाहिए, ठीक है। आपने इधर 2 से गुना किया, आप इधर भी 2 से गुना कीजिए, ठीक है। अब आप ये समझिए, वेजिटेबल घी यहाँ 2, यहाँ भी 2 है। जैसे ही वेजिटेबल घी को आपने सेम किया, तुरंत पता चलेगा कि प्योर घी आपने मिलाया क्या। पहले 3 था, अब 8 है, आपने मिलाया है 5। 5 का मान 10 है, 1 का मान क्या होगा, 2 kg। और जब 1 का मान 2 kg हो गया, जब 1 का मान 2 kg हो गया, तो आरंभ में घी कितने हैं, 1 kg हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया भाई, आरंभ में, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, आरंभ में घी की मात्रा पूछा है। घी का मात्रा का मतलब कनस्तर में घी कितना है। कनस्तर में घी देखेंगे, 3 और 2 कितने हैं, 5 रेशियो ना। 1 का मान 2 रेशियो है, तो 5 का मान क्या होगा, 10 kg हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, आप में से जितने भी लोग टीआरई की प्रिपरेशन करते हैं, मेरा एक एडवाइस आप लोगों से है, आप लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमेशा टेंशन में आप रहते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ना चीज़ों को बहुत इजी में लेते हैं, ईजिली लेते हैं, और जब मेन टाइम आता है तो आप फेलियर हो जाते हैं। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, हम प्लेटफॉर्म वाले ने क्या किया है, आप लोग का टाइम मैनेजमेंट हो, आप स्पीड में काम कर पाओ, इसलिए जिस टेस्ट का मैं फिर डिस्कशन करा रहा हूँ, इसी टेस्ट को प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज इसको दिया गया है, ठीक है, सेशन के रूप में। अब वहाँ पर क्या है कि आपके पास 30 मिनट रहता है 40 क्वेश्चन बनाने का। अगर आप 30 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि 99 रुपये लग रहा है, आपको ये देखना है कि 30 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाने का प्रेशर आप झेलेंगे। आप शुरुआती में जब जाएंगे ना 30 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आप केवल 10 से 15 क्वेश्चन बना पाए, 30 मिनट गायब हो गया, आप पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन जब उसको आप झेलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसी 30 मिनट के अंदर आप 35 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। यानी आपकी स्पीड इतना शानदार हो जाना है कि पेपर के अंदर जब आप टीआरई में बैठेंगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आपके पास 20 मिनट 25 मिनट बच जाएंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आप रिपीट कर पाएंगे कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गया, आप चेक कर पाएंगे, या फिर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है जो छूट गया उस पर प्रयास कर पाएंगे। इसलिए आप जितने भी लोग हैं, सब लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर उस टेस्ट को परचेज करें जिसका मैं डिस्कशन कराता हूँ। ये 99 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको वो टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, प्रेशर झेलना सिखाएगा, और फाइनली आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। 5 दिन जब आप वहाँ प्रेशर झेलेंगे ना, तो संडे को जब आप डिस्कस टेस्ट देंगे फुल लेंथ, आपको समझ में आएगा कि टाइम मैनेज कैसे होता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का ये हमने शानदार तरीका आपको बताया। शुरुआती में फ्रस्ट्रेशन होगा, बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, बाद में आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब 10 नंबर की ओर चलें। एक एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 3 है, मतलब समझे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 3 है। लास्ट टर्म 486 है, इन पदों का योगफल 728 है, फर्स्ट टर्म क्या होगा। मेरे दोस्त आप एक काम करो,
ये जो कॉमन रेशियो देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये क्या है, आर है। लास्ट टर्म ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, यही लास्ट टर्म होता है, और ये दिया हुआ है 486। ठीक है ब्रदर। और क्या है, जितने भी टर्म हैं सभी का योगफल 728 है, यानी n पदों का योगफल 728 है। अगर आप n पद को योगफल लिखने जाएंगे तो ए आर की पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा 728। आप भली भांति जानते हैं ये आपका ए आर की पावर n हो गया, अगर इससे मल्टीप्लाई करें, ये मेरा a है, नीचे आर का मान रख लीजिए ना, आर का मान 3 रख लेते हैं, दिया हुआ है -1 बराबर 728। आप सोच के देखिए कि ए आर, ये जो आर की पावर n है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए आर की पावर n माइनस वन और इंटू आर। फिर देखिए पावर कुछ नहीं तो एक, पावर ऐड होके फिर से आर तो n तो हो ही जाएगा, कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, और माइनस ए बराबर, मेरे दोस्त यहाँ पर 2 से गुना होगा, ये 1456 हो जाएंगे। अब यही जो ए आर की पावर n माइनस वन है वो कितना है, 486, और आर का मान कितना है, आर का मान 3 माइनस ए बराबर 1456। फाइनली ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 3 18, 24 और 1 25, और ये हो गया 12 2 14, में से 1456 चला जाएगा, फाइनली 2 हो जाएगा। तो ए का मान 2 हो गया। आप बड़े आराम से काम कर लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है, आराम से कीजिए, नो प्रॉब्लम। आई एम टोटली डिसएग्री विथ यू सर, नो प्रॉब्लम भाई, तुम डिसएग्री हो या एग्री हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया। चलो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर की ओर आ जाओ। 11 नंबर क्या है, इस पर ध्यान दो। एक वीसीआर का एमआरपी 12,000 रुपए है, यदि यदि इस पर 3 लगातार डिस्काउंट 15% की, 10% की, 5% की दिया जाए तो इसका मूल्य ग्राहक को कितना देना होगा। आप जानते हो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली सेल कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट 15% की है, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 का डिस्काउंट, 1/10 का डिस्काउंट, और 1/20 का डिस्काउंट। 3/20 के डिस्काउंट का मतलब एमआरपी 20, 3 का डिस्काउंट देंगे तो सेल करेंगे 17 में। 1/10 के डिस्काउंट का मतलब एमआरपी 10, 1 का डिस्काउंट देंगे तो सेल करेंगे 9 में। 1/20 के डिस्काउंट का मतलब है एमआरपी 20, 1 का डिस्काउंट देंगे तो सेल कितना में करेंगे, 19 में सेल करेंगे। कितना में, 19 में सेल करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4,000 हो जाएगा, और इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्त ये 2907 हो जाएगा, ये 2907 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया एमआरपी, हो गया एसपी, यही जो एमआरपी है ना वो रियल में 12,000 दिया है, यानी इसका 3 टाइम्स, एमआरपी 3 टाइम्स होगा तो ये एसपी भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 8721 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बी नंबर निकाल लेंगे बड़े प्यार से, 8721। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, कुल पूंजी का 1/3 ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने उतनी पूंजी, बी ने उतनी इन्वेस्टमेंट लगाई जितना ए और सी ने मिलकर लगाया है। वर्ष के अंत में इतने की प्रॉफिट हुई, सी की मात्रा क्या होगी। मेरे दोस्त जब सभी पार्टनर समान टाइम तक बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो इस स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप ऐसा करो ना, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे दोस्त आप उसे 3 मान लो। अब 3 का 1/3 यहाँ, ये मेरा 1 होना है, 3 का 1/3 1 हो जाएगा, ठीक है ब्रदर। एक और बात आपसे क्या कहा, बी की जो इन्वेस्टमेंट है ना
वो ए और सी की इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब आपको जब ये बात पता है, तीनों की इन्वेस्टमेंट का सम मेरे दोस्त 3, जिसमें ए और सी बी के बराबर है। ए और सी अगर बी के बराबर है, ये मेरा बी बराबर 3 हो गया, तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा 1.5। तो लीजिए बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 1.5, तीनों मिला के 3, जिसमें ये 2.5 हो गया है, तो ये क्या होगा 0.5। अब आप मेरे दोस्त जैसे डेसिमल यहाँ से हटाओगे नीचे में 10 आएगा, सीधा यहाँ डाल दो, कहानी ख़त्म हो गया। अरे नीचे में 10 आएगा, गुणा करोगे तो यही तो होगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखने चले जाए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, पता ये इन्वेस्टमेंट भी है और यही प्रॉफिट भी है। मुझे किसकी प्रॉफिट बताना है, सी की। सी की प्रॉफिट कितना, 1, कितना में 6 में, तो बताइए ज़रा 23,520। तो यहाँ से देखेंगे 6 3 18, बचेगा 5, 6 9 54, 6 दूनी 12। ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। आइए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाओ। 3 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, ये जो 3 आदमी अथवा 6 लड़के, लड़का बोला, इसका क्या मतलब है, 3 आदमी काम करे अथवा 6 लड़का काम करे। 3 आदमी काम करे अथवा 6 लड़का काम करे, 7 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिन में समाप्त कर देता है। यानी आप कह सकते हैं कि 3 आदमी 7 घंटा पर डे करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, और 6 लड़का भी 7 घंटा पर डे काम करते हुए उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। 3 आदमी करे या 6 लड़का करे, 3 आदमी 7 घंटे पर डे तो भी 10 दिन में, और 6 लड़का 7 घंटे पर डे तो भी 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेरे दोस्त देखिए, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मैन और बॉयज़ का रेशियो लेंगे, ये 2:1 हो जाएगा, इफ़िशियंसी ऑफ मैन और इफ़िशियंसी ऑफ बॉयज़, है ना। अब आपको ये बताना है वर्क इधर भी डन हुआ है, वर्क इधर भी डन हुआ है, इधर से भी टोटल वर्क निकाल लो, इधर से ही निकाल लो। लड़का का इफ़िशियंसी 1 है, 7 × 10 क्या हो जाएगा 420। अब हमें कहा जा रहा है इससे दुगुना काम को 6 आदमी और 2 लड़का 8 घंटे पर डे मिल करके, पर डे काम करके कितने दिनों में करेंगे। तो मेरे दोस्त आप क्या देख रहे हैं, 6 मैन, 6 मैन और 2 बॉयज, 6 मैन एंड 2 बॉयज 8 घंटा पर डे काम करते हुए कितने दिनों में क्या करेगा, पहले से डबल काम, पहले 420 था, अब इससे डबल काम करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको पता है मेन का एफिशिएंसी 2 है और बॉयज़ का 1 है, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो मेरे दोस्ती 14 × 8, और ये हो जाएगा 2 और 400, 14 तिया 42। ठीक है भाई, अब यहाँ से दिन निकालने जाएंगे, हो जाएगा 60/8 यानी 15/2। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे यार पढ़ाई करो ना, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो कि सर हंसिए मत, बताइए आपका शादी 20 नवंबर को है या 20 जुलाई को है, हम उसी हिसाब से सूट पैंट सिलवाएंगे। पगला उगला है का, बताओ कौन तुमको, तुम लोग को बोल दिया कि अमरजीत सर का शादी होने वाला है, कौन बकवास कर दिया है। वो जाहिल को मेरे सामने लेकर आओ, समझा। कौन जाहिल है जो ऐसा बात बोल दिया है, वो लोग पागल हो रहा है उसके पीछे। देखो भाई, ए बी और सी यानी कौन बकलोल है जो बोल दिया ये बात, ए बी और सी एक कार्य को
क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम करना आरंभ किया है। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। बताओ सी ने कितने दिन काम किया? अरे सी ने तो काम कभी छोड़ा ही नहीं है। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आओ ज़रा देखते हैं। ए ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 36, 54 और 72, आप इन तीनों का 36, 54 और 72, आप बताइए जो काम इतना 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 दिन में हो सकता है वो काम क्या होगा? इनका एलसीएम 216। ठीक है भाई, 36 से कितनी 6 बार में, 54 से 4 बार में और 72 से 3 बार में। इफिशियंसी ए का, बी का और सी का। एक बात बताऊं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट बना सकते हो, सीधा टाइम निकाल लो। काम करना कितना है? 216। ठीक है, काम समाप्ति से पहले ए भागना चाहता है और बी भी भागना चाहता है। एक छोटा सा एप्टीट्यूड ध्यान रखना, समाप्ति से पहले अगर कोई जाना चाहे तो जाने नहीं देना, उसको रोक लेना। ठीक है, तो समाप्ति से 8 दिन पहले ए जाना चाहता है, अगर जाने नहीं देंगे तो 8 दिन तक ए अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। बी 12 दिन पहले जाना चाहता है, अगर हम जाने नहीं देंगे तो 12 दिन तक बी अपनी इफिशियंसी से काम करता रहेगा। तो करना तो था 216, लेकिन जो जा रहा है उसको अगर रोकेंगे तो वो काम करेगा ना, तब तो टोटल काम में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 216 की जगह इतना काम हुआ तो आखिर इसको किया किसने? मैंने किसी को जाने नहीं दिया, तो तीनों मिलकर किया शुरू से अंत तक। 6 4 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। देख लीजिए, 48 48 96, 96 4 अगर दे देते हैं इसमें से 100, 300 300 12 हो जाएगा और बटे में 13, 13 दूनी 26, बचेंगे कितने? 13 चौको 52। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त, सी ने कितना दिन काम किया? सी ने कभी काम नहीं छोड़ा, यानी काम जितना दिन में समाप्त हुआ है सी तब तक करता रहा, सी तब तक करता रहा। चलो आगे बढ़ो, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। वो अपनी पूरी यात्रा का 1/3 60 की स्पीड से और बाकी 45 की स्पीड से जा रहा है। कुल दूरी क्या होगा? एक काम कर लो न मेरे दोस्त, क्या आप टोटल डिस्टेंस को 3D मान लो, क्या 3D? ठीक है, अब देखो 3D का 1/3 यानी कि D, इसको वो ट्रेवल करता है 60 की स्पीड से। अब 3D में 1D हट जाएगा तो कितने बचेंगे? तो अब बाकी दूरी 2D को 45 की स्पीड से जा रहा है, टोटल डिस्टेंस का 1/3 60 की स्पीड से, और मेरे दोस्त बाकी दूरी, तो 3D में 1D 60 की स्पीड से गया तो बच गया 2D, उसको 45 की स्पीड से जा रहा है। और यही टोटल टाइम कितने लग रहे हैं? 7 घंटे 20 मिनट। अब 7 घंटे 20 मिनट क्या हो जाएगा? 7 + 1/3 यानी कि 22 और बटा 3। तो ये मेरा हो जाएगा 22 और बटे। मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेने जाओगे तो ये हो जाएगा 180। ये हो जाएंगे 3D और प्लस 45 चौको, ये हमारा 8D हो जाएगा 22/3। ये 11D और बटे 180 बराबर 22/3, 11 दूनी 22, यहाँ से ये 60। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 120। देखिए 120 अभी डी का मान आया है, जबकि टोटल डिस्टेंस हमारा 3D है, तो हो जाएगा कितना? 360। तो 360 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, बढ़ा देते हैं। ये 15 नंबर हो गया, आ जाओ 16 नंबर पर।
साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष 6 महीने में 3 गुना हो जा रहा है, तो बताओ 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए प्रिंसिपल अगर हम एक मान लें तो मेरे दोस्त 3 गुना होने में, ध्यान देना, 3 गुना होने का मतलब क्या है, बात को समझिए पहले। अगर प्रिंस धनराशि 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट कितना बना रहा है, 3 बना रहा है। अब हमें कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे 2 गुना करना है, यानी अमाउंट 2 गुना। तो देखो अगर अमाउंट अगर अगर सुनो ध्यान देना, धनराशि अगर 3 गुना हो रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट 2 बन रहा है। धनराशि अगर 2 गुना हो रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट 1 बन रहा है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 बनने के लिए 15 साल 6 महीना लग रहा है, तो एक इंटरेस्ट बनने में कितना साल लगेगा। इंटरेस्ट आधा तो टाइम भी आधा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आधा करेंगे ना भाई, तो 15 साल का आधा हो जाएगा 7 साल 6 महीना, 6 महीना का आधा 3 महीना, यानी हो जाएगा 9 महीना। 7 वर्ष 9 माह हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, 7 वर्ष 9 माह। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेमी बढ़ा दिया जाए, एरिया में 2√3 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाएगी, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी। अब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को ये मान लो, कह रहा है 2 बढ़ाने, तो हो जाएगा a+2। ठीक है, अब हमसे क्या कहा, अब हमसे कह रहा है तो सर आप ये बताओ ना, साइड को 2 बढ़ाया हो ना, एरिया में 2√3 की वृद्धि हो गई। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पर एरिया निकालने जाऊँगा समबाहु की तो √3/4 भुजा स्क्वायर होगा, यहाँ भी √3/4 भुजा स्क्वायर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस तो कितना इंक्रीज हो रहा है एरिया, 2√3। साइड को बढ़ाया 2, एरिया इंक्रीज होगा 2√3। अब यहाँ से ध्यान देना, √3 और बाई 4 अगर इसको कॉमन करते हैं तो a+2 की होल स्क्वायर, और ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और बाय हो जाएगा 2√3। तो देखिए √3 से √3 तो चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a+b इंटू a माइनस बी। अगर आप a+b करने जाएंगे ना तो 2a+2 हो जाएगा, और a माइनस बी करने जाएंगे ना तो 2 हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितना, 2 से 4, 2 जाके घटा 2, यानी a की वैल्यू हो गया 1। तो इस तरह से मेरे दोस्त साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, साइड का लेंथ 1 हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, चलो 17 नंबर हो गया, 18 नंबर पर आ जाओ। एक शंकु के जैसा बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 48 सेमी है, यह पानी से लबालब भरा हुआ है। यदि इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाए जिस बेलन का रेडियस 20 है, तो बेलन में पानी का हाइट क्या होगा। बेलन में पानी का हाइट किस ऊंचाई तक जाएगा। कोई बात नहीं, अपने शंकु के पानी को ही बेलन में डाला है ना, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो। अगर आप कोन का वॉल्यूम लेते हो 1/3 पाई r²h बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप देखोगे पाई से पाई तो चला गया, 1/3 100 और इंटू 48, ये हो जाएगा 400 और इंटू। यहाँ से मेरे दोस्त आप देख सकते हो कि 2 0 से 2 0 चला गया, 12 चौको 48 4, यही आपका h हो गया। तो ये मेरे दोस्त हमारा h हो गया है, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे दोस्त 5 आदमी और 2 वोमन में से 3 लोगों की कमेटी बनाना है। ये कितनी कमेटियां बनेगी अगर प्रत्येक समिति में कम से कम एक वोमेन अवेलेबल हो। अब देखिए प्रत्येक समिति में कम से कम एक वोमेन अवेलेबल हो। सबसे पहले एक बात बताऊं, यहाँ ध्यान रखो, आपको क्या करना है, 3 मेंबर कमेटी बनाना है। अगर 3 मेंबर कमेटी बनाना है और हम कह रहे हैं कम से कम एक वोमेन होना चाहिए, इसका मतलब है इस सब का सब वोमेन भी चल सकती है।
कम से कम एक जिसके लिए कहा जाए, अगर सब वही चीज हो जाए तो अति उत्तम है ना। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ संभव नहीं है। अब 3 लोगों की कमिटी में कम से कम एक महिला होना ही चाहिए। तो क्या तीनों महिलाएं हो सकती है? नहीं। 3 महिला इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि 3 महिला है ही नहीं, 2 ही महिला है। 3 महिला नहीं हो पाएगी। लेकिन महिला नेसेसरी है, एक वोमेन होना ही चाहिए। वोमेन एब्सेंट नहीं हो, वोमेन एब्सेंट नहीं होगा तो केस बनेंगे कैसे? तो केस ऐसे बनेगा, वोमेन एक होंगी, मेन 2 होगा, या वोमेन 2 होंगी, मेन एक होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा वोमेन है ही नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ और वोमेन होती, 2 से ज़्यादा वोमेन होती, तो 3 लोगों की कमेटी में कम से कम एक वोमेन का मतलब तीनों वोमेन भी चल सकती है। लेकिन हम यहाँ 3 वोमेन ला ही नहीं सकते हैं क्योंकि 3 वोमेन तो है ही नहीं। देखिए, मेन का सिलेक्शन मेन में से होगा और वोमेन का वोमेन में से होगा, तो वोमेन 2 है, 2 में से एक वोमेन को चुनना है और 5 में से 2 मेन को चुनना है। या 2 में से दोनों वोमेन को चुनना है और 5 में से एक मेन को चुनना है। आदमी को आदमी में से चुनना है, महिला को महिला में से चुनना है। ये हमारा 2 हो जाएगा, 5C2, 5 × 4/2 यानी 10 हो जाएगा। ये अपना 1 हो गया, 5C5 हो गया, यानी रिजल्ट हो गया 25। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 25 होगा। जितना लोग बनाया है सबका सही है। आओ मेरे दोस्त इसको देखते हैं। प्रथम 120 प्राकृत संख्या में से एक संख्या चुनी जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 अथवा 15 से डिविजिबल हो? अब देखिए, 5 अथवा 15 की बात किया ना, तो आप 5 अथवा 15 का मतलब समझ रहे हो? जो केवल 5 से डिविजिबल है वो भी चाहिए, और जो केवल 15 से डिविजिबल है वो भी चाहिए, और जो मेरे दोस्त 5 और 15 बोथ से डिविजिबल है वो भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्या है कि केवल 5 केवल 15 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम सिर्फ 5 से डिविजिबल निकाल लें ना, तो 5 अथवा 15 से डिविजिबल तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो संख्या 15 से कटेगी वो तो 5 से कटेगी ही कटेगी, है ना। तब तो 5 का मल्टीपल जब हम चुन रहे हैं तो उसमें 15 का मल्टीपल भी इंक्लूड है। तो आप मेरे दोस्त क्या करिए, 120 तक में सीधे 5 से डिविजिबल नंबर निकाल लीजिए। कितना हो गया? 24 नंबर हो गया। तो पता ही 24 नंबर क्या है? 120 तक में 24 संख्याएं हैं जो 5 से कटेगी। तो क्या ये सब के सब केवल 5 से कटेगी? मेरे दोस्त 5 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, क्योंकि जो नंबर 15 से कटेगी वो तो 5 से कटेगी ही कटेगी। जब हम 5 से मल्टीपल निकालेंगे तो 15 का मल्टीपल भी उसमें आ जाएगा। यही वो 20 नंबर है जो मेरे दोस्त 5 और 15 से डिविजिबल है ना। मुझे कह रहा है एक नंबर चुनिए, चुना गया नंबर 5 अथवा 15 से डिविजिबल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो क्या होगा? 5 या 15 से डिविजिबल नंबर 24 है, इसी में इसको एक चुने होंगे, और बटा टोटल फर्स्ट 120 नंबर 120 ही हो जाएगा। 1/5, 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे भी हम जानते हैं, हम सबको पता है, प्रोबेबिलिटी का मान 0 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा। प्रोबेबिलिटी ना 0 से छोटा हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है। मेरे दोस्त 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है? इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमें कह रहा है कि किसी टावर के पास से ए और बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, दूरी पर 2 पॉइंट 30 और 60 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ठीक है, क्या तो बताइए टावर की लंबाई क्या होगी? कोई बात नहीं, ये है टावर का हाइट। टावर की जड़ से, टावर की जड़ से ध्यान से देखो मेरे दोस्त, आपसे कहा है
टावर की जड़ से ए और बी की दूरी पर, ए बड़ा है बी से, लंबा दूरी ए का होगा, छोटा दूरी बी का होगा। बनने वाले जो एंगल हैं, ए के लिए 30 डिग्री बोला है, बी के लिए 60 डिग्री बोला है। एक्चुअल में फिगर ये है, वो हमने थोड़ा सा नीचे डिस्टेंस खींच दिया है। गंदा फिगर खींच दिया क्या? गंदा खींच दिया तो मैं ठीक कर देता हूँ फिगर को, खामखा टेंशन बढ़ जाएगा। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा ए डिस्टेंस है, ये मेरा बी है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। हमें कह दिया है कि दोनों पॉइंट पर टावर के टॉप का जो एंगल है वो मेरे दोस्त ए डिस्टेंस पर 30 डिग्री है और बी डिस्टेंस पर 60 डिग्री है। क्या मांगा है? पता है इसकी हाइट क्या होगी? याद रखना, ये वाली जो एंगल होता है ना, जब भी उसका डबल हो तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का प्रयोग करना। अगर ये वाली एंगल उसका डबल है तो सोचो, इस ट्रेंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर। 60 जो है ना, यहाँ वाली एंगल और यहाँ वाली एंगल के बराबर है। अगर ये 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा। 30 और 30 ये कितना? 60। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से। इस 60 है ना, 60 के लिए √3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा। अगर मेरे दोस्त ये 2 है तो ये भी 2 होगा। को क्यों? ये दोनों 30-30 है। इसी ट्रेंगल में जब दो एंगल इक्वल हो तो सामने का साइड भी इक्वल होगा। अब मेरे दोस्त ध्यान दो, पूरा 2 जिसमें ये 1 है, ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 1 हो जाएगा। है? एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। तो मेरे दोस्त आपने यहाँ पर देख लिया कि ये एक सॉरी ये पूरा 2 थोड़ी ना है, ये 2 है और ये 1 है। ये जो मेरा 2 है ना, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? पूरा ए जिसमें ये बी, तो ये क्या हो जाएगा? है? पूरा ए में से अगर बी को हटा दें तो ये कितना बचेगा? ए माइनस बी। तो 2 रेशियो का मान ए माइनस बी, तो एक रेशियो का मान क्या होगा? ए माइनस बी बाई 2। जब ये डिस्टेंस 2 है जो कि ए माइनस बी, 2 का मान ए माइनस बी, 1 का मान ए माइनस बी बाई 2। हमें चाहिए हाइट, हाइट हमारा कितना है? √3 है। जब 1 का मान ए माइनस बी बाई 2 तो √3 का मान क्या होगा? ए माइनस बी बाई 2 और इंटू √3। बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ब्रदर, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? ये था 22 नंबर। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। 1/α बाय 1 माइनस 1/β का मान क्या होगा? मेरे दोस्त एक चीज जानते हो, यहां ध्यान दो, सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a, यानी हो जाएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? c/a, -2 हो गया। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा ना, क्या होगा रूट के अंदर? a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और यहाँ -2 रखेंगे, हो जाएगा 8। फाइनली मेरे दोस्त 3। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा हमें 3 नजर आया। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए 1/a माइनस 1/b। ठीक है, अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो अल्फा बीटा ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम अल्फा माइनस बीटा निकालें या फिर बीटा माइनस अल्फा निकालें, क्या है? अब ये बी प्लस अल्फा लिखे, बीटा प्लस अल्फा लिखे, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखे, बात एक ही है। कायदे से मेरे दोस्त ये हमारा क्या होगा? है? अब देखो इसमें क्या हो गया भाई, आप कहोगे इसमें क्या हो गया? कि रूट के कारण आप हो गए कंफ्यूज। रूट के कारण क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। अब आपको टेंशन होने लगा, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी परेशानी है। मेरे दोस्त देखो, जब ऐसी कंफ्यूजन आने लगे ना, आप हेडेक मत। ये बीपीएससी है, यहाँ पर जरा भी मिस्टेक आपको डुबा देगा। तुरंत अपने आप को अलर्ट कीजिए और देखिए हम क्या करते हैं। +x - 2 x²
क्या हम इसको 2x माइनस एक्स कह सकते हैं? क्यों नहीं? x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। इनमें से -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। अब x प्लस 2 दोनों में, यहाँ देखिए x, ये हो गया -1। अब मेरे दोस्त बारी बारी 0 के बराबर करेंगे, x का मान -2 आएगा, 1 आ जाएगा। यही अल्फ़ा बीटा है, यही अल्फ़ा है, यही आपका बीटा है। बैठा दीजिए अब। तो आप जैसे ही बैठाएंगे 1/, यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा आपका एलसीएम हो गया है, बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। बीटा कितना है? 1, अल्फ़ा है -2, यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है, और इंटू 1, फाइनली हो जाएगा -3/, -3/2 इसका रिजल्ट होगा, -3/2। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या 3/2 भी संभव है? मेरे दोस्त यहाँ पर देख लो। अब कहने के लिए हो तो ये भी सकता है कि इसको अल्फा, इसको ही बीटा कहा जाए, हो तो ये भी सकता है। अगर ये भी हो सकता है तब तो ये 1/, अल्फा का मान 1 हो जाएगा और -1/, बीटा का मान क्या हो जाएगा? बीटा का मान -2। तो मेरे दोस्त कायदे से यहाँ 3/2 भी हो सकता है, यानी हमारा 3/2 भी आ रहा है। जब 3/2 भी संभव है तो नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे, नन ऑफ दिस तब नहीं लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं तो ए और बी के मान क्या क्या हो सकते हैं? इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मेरे दोस्त सोच के देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में a1/a2, a1/a2 करोगे ना तो 2/4 हो जाएगा। b1/b2 करोगे तो b1 और बाई b2, और जब c1/c2 करोगे वो जब इस पार आएगा तो 2b+1, और वो भी इस पार आएगा 5b-1। तो देखिए यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों ही क्या होना है? आपस में बराबर। अब बारी बारी से बराबर कीजिए, पहले ही दोनों को बराबर कीजिए। 1/2, a-4/a-1, a-1/2a और -8। अब ये -a और ये हो जाएगा -7, a का मान 7 हो गया। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो, 1/2 और ये मेरे पास 2b+1, 5b-1। तो आप देख लीजिए 5b-1 और ये 4b+2 हो जाएगा b बराबर 3, यानी 7 और 3, 7 और 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ही समस्या है? नो प्रॉब्लम, सॉल्व नहीं करते ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे, क्या दिक्कत है? अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये किस प्रकार का, पहले तो ट्रायंगल बना लो, बड़ा सा फिगर, कम से कम एडजस्ट करना सही रहेगा। कर लिया? PQR, PQR, ठीक है। ये देख लो मेरे दोस्त, ये मेरा S है और ये मेरा T है। PS बराबर SQ, PS/SQ बराबर PT/TR। देखिए PS/SQ बराबर PT/TR, PS/SQ बराबर PT/TR है। जब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी थेल्स थ्योरम अप्लाई है, ये दोनों क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसने क्या कहा है? PST और PRQ इक्वल है। ध्यान देना, PST और PRQ, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अपनी थोड़ी मेमोरी लगाइए, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी
ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो मेरे दोस्त आप देख लो ना, जिस ट्रेंगल का दो एंगल इक्वल हो उसके सामने का साइड भी इक्वल होगा। कहोगे हाँ जी सर, तो तुम ही बता दो ये कौन सा ट्रेंगल है। चाहे मैं इसकी बात करूँ चाहे मैं इसकी बात करूँ, देखो दो एंगल इक्वल है तो सामने का साइड, ये वाली साइड इक्वल होगा। अब जिस ट्रेंगल के दो साइड इक्वल हो जाएंगे कौन सा ट्रेंगल होगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बहुत ही आसान है, इसके लिए इतना नहीं सोचना है। सीधा सीधा बताइए कॉट का मतलब क्या है, कॉस और अपॉन साइन। 12/16, 3 चौको 12, 4 चौको 16। ये हो जाएगा हमारा कॉस और ये हो जाएगा हमारा साइन। ठीक है, साइन के जगह 4 डाल दो, कॉस के जगह 3 डाल दो, साइन के जगह 4 डाल दो, कॉस के जगह 3 डाल दो। ये 7 है, नीचे 1 है, रिजल्ट कितने होंगे, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो दोस्त, 64, 60, 48, एक्स 43, 48, 43, 44। कह रहे इसका मॉड 43 है। अरे दोस्त मॉड कहते किसको है, जो चरमान सबसे ज़्यादा बार आता है वही तो मॉड होता है। तो आप थोड़ा देख लो मेरे दोस्त, अगर अभी तक के हिसाब से देखें तो 48 भी 2 बार है और 43 भी 2 बार है। अब इसके बावजूद भी 43 ही अगर हमारा मॉड है, इसका मतलब x की जगह 43 को रहना पड़ेगा। क्योंकि x के जगह 43 नहीं रहेगा तो फिर 43 सबसे ज़्यादा बार नहीं हो पाएगा, तो फिर वो मॉड कैसे होगा। तो 43 ज़्यादा बार हो जाए, सबसे ज़्यादा बार, इसके लिए x की जगह 43 होना पड़ेगा। 1 2 3, 3 जगह 43 है, यानी हमारा आ गया कितना, x का मान 43। अब कह रहा है कि x + 3 बताइए, 43 + 3 हो जाएगा 46। इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट हो जाएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है, हमें कह रहे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू और p² - q² इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। बताओ सर इसका हल क्या होगा। हल का मतलब समझते हो, x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। या तो आप ऑप्शन डाल दो इसके अंदर, ऑप्शन डाल के काम कर दो, या फिर आप सॉल्व कर लो। अगर आप ऑप्शन डालते हो, हल का मतलब क्या है, एक्स का मान। अगर एक्स का मान ऑप्शन में जो भी होगा वो उसको जीरो बना देगा। अगर एक्स का मान -1 डालते हैं, -p² होगा, -p² + q² माइनस, बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा, ये सेटिस्फाई कर देगा। इसको बैठाएंगे यहाँ पर, p² से p² जाएगा नहीं, 4, ये भी हो जाएगा। ठीक है भाई, आप बैठा के चेक कर लो, p⁴/p⁴ q⁴ रहेगा। सेम चीज़ मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा, फिर से कट के एकदम से 0 हो जाएगा। आप चेक तो कर लो एक बार कि p² हो गया ना। अगर x का मान ये डालते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो q⁴ p⁴ होगा, प्लस p² - q², और x के जगह p², x के जगह क्या डाल रहे हैं, q²/p²। और मेरे दोस्त ये माइनस में q², देखते हैं क्या होता है। 2 तो चला जाएगा तो q⁴/p² हो जाएगा, प्लस अब इसका यहाँ गुना होगा, p² कटेगा तो q² बचेगा, प्लस माइनस माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो q⁴/p² होगा, और माइनस में q² है। तो देखिए जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, रिजल्ट कितना होगा, 0। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसने भी इसको 0 बना दिया और इसने भी इसको 0 बना दिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन, है ना, मोर देन वन ऑप्शन, ए एंड बी बोथ। अब 2 सही हो गया तो तीसरा को चेक क्यों करने जाऊं, ऐसे ही आंसर डी हो गया, से सोचना क्या है इतना। अब देख मेरे दोस्त ये क्या है,
एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद पी है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? पी है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस आपका क्यू है। 10वीं पद क्या होगा? ए प्लस 9d। ए कितना है? पी। और 9 इंटू डी कितना है? क्यू। तो p प्लस 9d ये हो गया इस क्वेश्चन का रिजल्ट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ इनमें से क्या हो सकता है? बताओ भाई, चेक करके बताओ क्या हो सकता है। देखो अगर आप इसको चेक करोगे ना, चेक करने की ज़रूरत क्या है, इसको बदल दो। इसको बदलोगे ना तो साइन बदलेगा कॉस में। क्यूब है तो क्यूब, 70 में क्या जोड़ेंगे? 90, 20। साइन बदलेगा कॉस में, क्यूब है तो क्यूब, 20 में क्या जोड़ेंगे? 90, 70। जो चीज़ आपका ऊपर दिख रहा है वही चीज़ नीचे दिख रहा है। कैंसिल आउट होके रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या ही इतना सोचना है? क्या इतना सोचना है, हैं? ऐप पे क्यों नहीं आपकी क्लास हो रही है? आज क्लास नहीं हुई ऐप पर, सिर्फ आज क्लास नहीं हुई ऐप पर, बाकी तो होता ही है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधारों का व्यास 20 सेमी है तथा 12 सेमी है, ऊंचाई 3 सेमी है। बताइए संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या हो जाएगा? ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा जी, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा एक फ्रस्टम है, नीचे का डायमीटर 20 है, रेडियस 10 हो जाएगा। और ऊपर का जो डायमीटर है ये 12 है, रेडियस 6 हो जाएगा। और ये जो हाइट है ना मेरे दोस्त, हाइट, ये हाइट है 3। ठीक है, हमको चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले बात, टोटल सरफेस एरिया इसका होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का बेस एरिया पाई बड़ी आर स्क्वायर, ऊपर के बेस में सर्कल है पाई छोटी आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल, पाई बड़ी आर स्क्वायर और पाई छोटी आर स्क्वायर। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लो, आपने अगर इस तरह से इसको मिला दिया, देखिए अगर ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा। पूरा अगर 10 है, 10 में अगर ये 6 है तो ये क्या होगा? 4। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब ये 3 ये 4 तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा 5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपने देखा ये एल हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। तो देखो ये छोटी आर है आपका, ये बड़ी आर है और ये आपका एल है। आप आराम से इस पर बैठा दो, आज आप इस पर बैठाओगे आराम से रिजल्ट आ जाएगा। बैठा के सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व मत करवाओ, कुछ क्वेश्चन खुद से भी करो, तभी जाके मजा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इसको देखो मेरे दोस्त, 3 पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा तीनों पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये रहा एक सर्कल जी। सर्कल कहाँ कहाँ से गुजर रहा है? 5, -8 से पास कर रहा है, 2, -9 से पास कर रहा है, 2, 1 से पास कर रहा है। मुझे कहता है इसका सेंटर क्या होगा? सॉल्व मत करो, ऑप्शन से बैठा लो। पहला ऑप्शन मान लो सेंटर को, 2, -4।
मान लिया मैंने ऑप्शन से। पता है ये आंसर कब होगा? जब ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस निकाल के चेक कर लो। एक्स के अंतर का स्क्वायर 0 होगा, वाई के अंतर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यानी ये 5 आएगा। इन दोनों का लो, एक्स के अंतर का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई का अंतर लेंगे -4 माइनस प्लस 9, 5 5 का स्क्वायर 25, फिर से 5 आएगा। इन दोनों का देखो, 5 और 2 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -8 माइनस माइनस +4 यानी 4 का स्क्वायर 16, 25 यहाँ भी 5 होगा। बिल्कुल हो गया। यानी 2 कोमा -4 लेने से ये वाली तीनों डिस्टेंस इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 2 कोमा -4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसके सेंटर हो जाएंगे। 2 कोमा -4 क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। चलो अब यहाँ आ जाओ, इसको देखते हैं। मेरे दोस्त, एक खोखले गोलीय कोष की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना इतना है। पिघलाकर 2 सहित 2/3 सेमी लंबा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। बेलन का व्यास क्या होगा? कोई बात नहीं, एक स्फेयर को पिघला करके आप एक सिलेंडर बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ मेरे दोस्त, आप लोग का कभी कभी कमेंट में देखता हूं, आप लोग कहते हो कि सर ऑप्शन छांटना बताइए। मेरे दोस्त, ये जो डिस्कशन है ना, ये रेलवे और एसएससी का डिस्कशन नहीं है। रेलवे एसएससी में 4 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन छांट दिए तो चौथा ऑप्शन आंसर फिक्स है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर ऑप्शन में मोर देन वन ऑप्शन भी है और हर ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है। यहाँ आप छांट करके काम नहीं कर पाओगे, यहाँ कंफर्म होके काम करना पड़ेगा, वरना एक मिस्टेक आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। वरना ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे ऑप्शन छांटने नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम रेलवे एसएससी को पढ़ाते नहीं हैं। सालों साल तो रेलवे एसएससी को ही पढ़ाया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बीपीएससी में सॉल्व करने का कन्फर्मेशन के साथ आंसर लगाना होता है, रेलवे एसएससी में ऑप्शन से भी काम चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन से काम नहीं चलता है, कई बार चल जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा ऑप्शन से चल गया। ठीक है, लेकिन होशियारी से सतर्क रहना है। ठीक है, देखो, एक खोखले गोला का आंतरिक और बाह्य व्यास दिया हुआ है। ये क्या हो गया? आंतरिक और बाह्य व्यास ऐसे कैसे होगा? उल्टा दे दिया। आंतरिक को 6 देना चाहिए था, बाह्य व्यास को 10 देना चाहिए था। अगर यहाँ से रेडियस लेने जाओगे, इंटरनल रेडियस हो गया, ये तुम्हारा आधा करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस हो गया। अब खोखले गोले को पिघलाकर बेलन बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। खोखले गोले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। ठीक है, बराबर मेरे दोस्त, देख लो क्या कह रहा है। एक बेलन बनाया गया, पाई r² h 6 2 8/3, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई भी चला गया, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। अब 5 का क्यूब 125 और मेरे दोस्त 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, x² इंटू 2 से कटेगा 49, x² है, x का मान 7 होगा। हमसे डायमीटर मांगा था, जब रेडियस आ गया है 7 तो डायमीटर क्या होगा? 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देख लो मेरे दोस्त, ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर लो, ए और सी को ना 0 डिग्री मान लो। आप जैसे 0 डिग्री मानोगे, साइन 0 0 से 0 ही हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, सी भी 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होने से जेड का मान r हो जाएगा। बैठा दीजिए,
x0 y0 z का मान r, रिजल्ट हो जाएगा r²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इसको देखिए। एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेमी है। इसके पृष्ठ पर 2 mm त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। गड्ढों को अर्धगोला मानते हुए संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा? अर्धगोला मानते हुए संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा? देखिए, आप गोल्फ का बॉल कभी देखे हैं? आप गोल का बॉल कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं मेरे दोस्त। वो एक गोला तो होता ही है, और उस पर छोटा 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 छिद्र बना होता है, छोटा छोटा छिद्र बना होता है। अब आप बताइए, गोल्फ का जो बॉल है वो गोला है, अगर कोई छिद्र ना हो तो उसका सरफेस एरिया 4πr² होगा। लेकिन उसमें जब छोटा छोटा छेद किया गया है ना, तो छेद करने के दौरान क्या होता है कि ऊपर के सतह का एरिया डिस्ट्रॉय होता है, और छेद करते हैं तो नया एरिया क्रिएट होता है। तो मेरा कहना यह है कि जब इस तरीके का, यहाँ देखिए, गोल्फ का बॉल, मान लो कि इस तरह का अगर बॉल रहा हो, मान लो इस तरह का बॉल रहा हो, ध्यान दो मेरे दोस्ती, हमारा गोला है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर हम कहीं पर एक छिद्र कर देते हैं, इस तरह का हम इस पर छिद्र कर रहे हैं, ढेर सारा। अब इस पर इस तरह का ढेर सारा छिद्र कर रहे हैं। पता है छिद्र करने के दौरान क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए, इस तरह का अगर छिद्र होगा इस पर, है ना, इस तरह का छिद्र होगा, तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब छिद्र कर रहे होंगे, ऊपर का परत डिस्ट्रॉय होगा। ऊपर का परत डिस्ट्रॉय होने का मतलब ऊपर में क्या है? सर्कल। आप जब गड्ढा करिएगा तो ऊपर में सर्कल के जैसा डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कितने गड्ढे हैं? 150। 150 गड्ढे हैं, इसका मतलब है 150 सर्कल का नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो जब आपने मेरे दोस्त इस पर ऐसे करके जैसे छिद्र किया होगा, ऊपर का परत अंदर धंसा तो सर्कल के जैसा नुकसान हुआ, लेकिन अंदर धंसा ना तो अर्धगोले के जैसा फायदा हो गया। यानी 150 हेमी स्फेयर स्फेयर का फायदा हो गया। ठीक है ब्रदर। अब तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम गोल्फ का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब देखिए, जिसका व्यास इतना है उसका त्रिज्या तो इतना ही होगा। गोल्फ यानी गोला, गोला का अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं 4πr², 4.1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 4.1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। 4 से 4 चला गया। आप इसको देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, है ना, और इसमें 25 जाएगा 16, इतना पाए हो जाएगा। इतना पाए हो गया है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसमें नुकसान कितना होगा? तो मेरे दोस्त, इसमें जो हमारा नुकसान है यानी लॉस है, वो लॉस है कितना? 150 छेद किया ना, तो 150 बार अंदर धंसा है, यानी ऊपर का परत सर्कल के जैसा परत हटा है, 150 सर्कल का नुकसान हुआ। अब एक सर्कल का एरिया कितना जो आप धंसा रहे हैं, जो छेद कर रहे हैं,
गड्ढा कर रहे हैं उसका त्रिज्या है 2 mm। देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर, 10 mm बराबर 1 सेमी होता है। तो मेरे दोस्त अगर 2 mm कहेंगे 2 बटा, ध्यान देना, 10 हो जाएगा यानी 0.2 सेमी हो जाएगा। 0.2 सेमी एक गड्ढे का एरिया। गड्ढा कैसा है? गड्ढा सर्कुलर सर्कुलर होगा, सिर्फ गड्ढा किया सर्कुलर। अरे भैया गड्ढा तो अर्धगोला का जैसा होगा, लेकिन जब हम गड्ढा कर रहे थे तो ऊपर जो धसा वहाँ पर सर्कल के जैसा छेद हुआ है, तो जो बेस होगा ना गड्ढे का बेस वो सर्कल होगा। सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का होल स्क्वायर। लेकिन सवाल है कि ऐसा ऐसा कितना गड्ढा? 150 गड्ढा। पाई 0.04 और इंटू 150। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, 10 से 10 तो आपका चला गया, 15 चौको 60। 15 चौको 60, सीधा समझिए 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई का नुकसान हो गया। ठीक है भाई। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करने जाएंगे ना, यहाँ पर 150 नुकसान हुआ है। नुकसान होने का सीधा सीधा सा मतलब है कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त? 150 अर्धगोला नया क्रिएट हुआ है। डेढ़ सौ अर्धगोला नया क्रिएट हुआ है। एक अर्धगोले का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का भी वही होगा 0.2 सेमी। ऐसा ऐसा कितना? 150। ये हो गया हमारा 0.04 को 2 से गुना करेंगे 0.08 और साथ में पाई और इंटू 150। तो मेरे दोस्त यहीं पर देखो, डेसिमल हटाओगे नीचे 2 जीरो होगा, 15×120 यानी हो जाएगा 12 पाई। ये हमारा बेनिफिट हुआ। तो 6 पाई का नुकसान, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है भाई? नहीं ठीक, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। अब तुम मुझे ये बताओ, इतना था ना, उसके बाद इतने का नुकसान हुआ और इतने का फायदा हुआ, ओवरऑल तो फायदा ही हुआ ना? हो गया हाँ सर। तो फिगर का अगर टोटल सरफेस एरिया लेने जाओगे 16.8 पाई तो था ही पहले से। अब 6 पाई का नुकसान हुआ और गड्ढा करने से 12 पाई का फायदा हुआ। ठीक है, 12 पाई का फायदा हुआ। ओवरऑल हुआ क्या? 6 पाई का नुकसान, 12 पाई का फायदा। तो 12 में 6 चला गया, फिर भी 6 पाई तो फायदा ही में रहा। हो गया हाँ सर। तो 16 6 कितने हो जाएंगे? 22.8 और ये 3.14। 22.8 और 3.14 कितना आंसर हो जाएगा? तो आप देख लो 71.68 ये आपका रिजल्ट होगा। 71.68 सही है। ठीक है, 71.68। आओ मेरे दोस्त, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करोगे भाई, सब क्वेश्चन को करना पड़ता है ना, रट के थोड़ी आते हैं। सामने क्वेश्चन आता है तो दिमाग लगाना पड़ता है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तार लगाया गया। तार लगाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर की दर से 2460 है। देखिए 12 रुपया में, 12 रुपया में 1 मीटर तार लगाया जाएगा, तो बताइए 2640 रुपया में कितना मीटर तार लगाया जाएगा? तो तार तो चारों तरफ लगाया गया, और चारों तरफ का मतलब क्या हो गया? परिधि। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितना मीटर होगा? अब चारों तरफ देखिए ना, 12 रुपया में 1 मीटर तार लगाएंगे, इतना रुपया में इतना मीटर तार लगाएंगे। परिधि होता क्या है? 2 पाई आर। 44 और 5 220।
आर का मान 35 हो जाएगा। अब क्या बोला है, 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुतवाने का खर्च क्या होगा। कोई बात नहीं, इसके लिए एरिया निकालना होगा। एरिया हो जाएगा 22/7, 35 इंटू 35, इतना मीटर स्क्वायर। रेट क्या है, 0.05 रुपीज़, यानी 1/2 रुपया। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5, यहाँ से हो गया 11, 55 और गुने 35, 35×175, 35×175 और 17 हो जाएगा 100। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, नन ऑफ दिस। इस पे आओ, इसको देखते हैं। अल्फा और बीटा उस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो वो समीकरण बताओ जिसका एक मूल 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है और दूसरा मूल 3 अल्फा प्लस 3 बीटा है। सबसे पहली बात, अगर अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a 5/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a यानी 7/2। क्या चाहिए आपको आपको चाहिए सम ऑफ रूट x प्लस वाई। जब आप सम ऑफ रूट निकालेंगे, 2 और 3 5 अल्फा और 5 बीटा, 5 अल्फा है और 2, और मेरे दोस्त यहाँ पर 2 बीटा है, 3 और 2 5 बीटा हो जाएगा। 5 कॉमन कर लो, अल्फा प्लस बीटा, तो फाइनली हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 5/2 यानी 25/2। फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा करने जाओगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट x इंटू वाई, अब x इंटू वाई करोगे तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा 3 अल्फा 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा 2 बीटा हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर, 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर में 6 कॉमन लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और इसमें से अल्फा बीटा कॉमन कर लो। कॉमन क्या करना है, 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा हो जाएगा 13 अल्फा बीटा। तुम समझते हो। 6 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और प्लस में 13 अल्फा बीटा। अब यहाँ हम देख लें, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 6, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान 25/2 है, सॉरी 5/2 है, हो जाएगा 25/4। अल्फा बीटा 7/2 है, हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा 7/। अगर यहाँ पर काम करने जाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा 75 और बटा में 2 माइनस 7 से इसको देखने जाएंगे, 14×3 = 42 हो जाएगा। अगर वहाँ देखने जाते हैं 91/2 हो जाएगा। मेरे दोस्त, आप ऐसा कर लो, इसके भी बटा में 2 कर लो, 2 से गुना 2 से भाग कर लो, क्या हो जाएगा, 91 में 84 जाएगा, बचेगा 7, 7 इसमें जुड़ेगा 82/2, कितना हो जाएगा 41। अब आप काम कर सकते हो। क्या, आपको बोला वो समीकरण बताओ जिनके मूल ये और ये हैं, इसको हम x मान लिए, इसको हम y मान लिए। कोई भी समीकरण क्या होता है, x² मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल x इंटू वाई। तो x² एज इट इज रहेगा, x प्लस वाई कितना है 25 और बटा 2, और मेरे दोस्त x इंटू वाई क्या है, यानी मूलों का गुणनफल आ गया 41। एलसीएम लेने जाएंगे, 2x² माइनस 25x 82। समीकरण निकालते समय बराबर में 0 भी रहता है, तो नीचे वाला 2 जो है खत्म हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है।
बी हो जाएगा। आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं ये आखिर है क्या। देखिए, आपसे कहा गया कि एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। PQ, वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 8 सेमी है। यदि बिंदु PQ पर स्पर्श रेखा बिंदु T पर स्पर्श करती है, ठीक, एक जीवा है मेरे दोस्त, ये है एक जीवा PQ, वृत्त के बाहर कहीं एक पॉइंट। हमें कहा कि P से आने वाली जो जीवा है और जो Q से आने वाली जीवा है वो बाह्य बिंदु से T पर मिलती है। कहीं सेंटर है, मान लीजिए O आपका सेंटर है। आपने मेरे दोस्त इस सेंटर को जैसे ही इससे मिलाया, आपको भली भांति पता है कि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये इस पर बाइसेक्ट हो जाता, परपेंडिकुलर हो कि ये बाइसेक्ट हो जाता है। पूरा 8 जो था वो 4 4 हो जाएगा। रेडियस आपका 5 है, कहीं ना कहीं ट्रिपलेट से 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें टीपी मांगा है। टीपी कोई बात नहीं, रेडियस आपका 5 है। मेरे दोस्त, अगर आपको टीपी निकालना है तो आप क्या करिए, सिमिलरिटी आपको लगाना होगा। टीपी आपको मालूम है इस त्रिभुज के सभी साइड और बड़े त्रिभुज का एक साइड, तो आप ई वाला त्रिभुज को और बड़ा साइड को सिमिलर करने की कोशिश करिए। देखिए ये 90 है, इसको थीटा मान लीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। इसके तीनों कोण बड़े के तीनों कोण के बराबर, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो बराबर एंगल के सामने का साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए छोटे त्रिभुज में 90 के सामने 5 है, बड़े त्रिभुज में 90 के सामने जरूरत है नहीं, जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं। 90 माइनस थीटा के सामने छोटे में क्या है, 4, और 90 माइनस थीटा के सामने बड़े में क्या है, PT। फिर देखना थीटा के सामने छोटे में क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा 3 है, और थीटा के सामने बड़े में क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा 5 है। 3PT बराबर 20। PT बराबर क्या होगा, 20/3। बड़े आराम से 20/3 निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, शेष क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो एक बदतमीज क्या लिख रहा है, उसको बदतमीजे कहा जा सकता है। वो कह रहा है कि अपने पीठ पर कोर्स का प्रचार लगाएं, नीचे सही नहीं दिख रहा है। अरे पागल कहीं का, तुमको इतना तमीज नहीं है कि तुम मास्टर को क्या बोल रहा है। तू मास्टर बनेगा, सोचो, इतनी सी संस्कार बोलने की नहीं है, तो मास्टर बनने का संस्कार है तुम्हारे अंदर। पहले संस्कार डेवलप करो खुद में, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, फिर मास्टर बनने आना। ठीक है, समय कम है, जल्दी डेवलप कर लो। सब अपना माइयो बाप गरियाता होगा, जो अपना माई बाप का नहीं होगा वो मास्टर कहाँ से होगा। देखो ए बी दोनों इंटीजर है, ए बी दोनों इंटीजर है, ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65। ए और बी के बीच का अंतर क्या होगा मेरे दोस्त, ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और कह दिया कि दोनों का मान 15 से छोटा है। ए प्लस बी प्लस ए बी और बराबर कितना, 65। दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों 15 से छोटा है। एक काम करो मेरे दोस्त, इसमें एक ऐड कर दो, इसमें भी एक ऐड कर दो,
सिंपल सा काम। अब क्या होगा, एक कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए हो जाएगा, और इन दोनों में से बी कॉमन करोगे, यहाँ से 1 प्लस ए हो जाएगा बराबर 66। अब देखो यहाँ से 1 प्लस ए दोनों में कॉमन आएगा और 1 प्लस बी कॉमन आएगा, ये हमारे पास 66। मेरे दोस्त इसके दो टुकड़े क्या संभव हैं, 6 और 11 और 6, है ना। अगर कंपैरिजन कर दें 1 प्लस ए का मान 11 कह दें तो ए हमारा क्या होगा, 10 हो जाएगा। 1 प्लस बी को अगर 6 के बराबर कर दें तो बी का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ए और बी का डिफरेंस ही तो चाहिए, ए और बी का डिफरेंस कितना होगा, 5। आप आराम से 5 डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे केवल आज न क्लास नहीं हुआ रे, हैं दिमाग उमाग खराब है एकदम, पैदले हो। ए माइनस 8 बराबर बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए का मान क्या होगा, सोच के देख मेरे दोस्त। अगर तुम यहाँ से ए माइनस बी निकालोगे 8 हो जाएगा, अगर तुम बी इस पार ए लेके आओगे ये माइनस 8 हो जाएगा। बैठा दो, ए माइनस बी 8 है और ये हमारा मॉड ऑफ -8 है, तो मेरे दोस्त 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 रिजल्ट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।